गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज ये हमारा बीए सेकेंड ईयर का थर्ड सेम का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1526 से 1857 तक के जो है सिलेबस को कवर करेंगे। इसमें जो है बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेम में जो है आप ये जो हिस्ट्री का जो पार्ट कवर करेंगे, इसमें आपका पेपर होगा 100 मार्क्स का। आपको पता है पहले भी आप 2 सेम के एग्ज़ाम जो हैं दे चुके हैं, तो 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। 3 आवर्स आपके पास टाइम होगा। उसमें से थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो 80 मार्क्स का होगा और इंटरनल असेसमेंट आपकी 20 मार्क्स की होगी। तो इसमें जो है ये कैसे बांटा गया है 100 मार्क्स को, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको पहले वैसे पता है, पर फिर भी थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। तो जो क्वेश्चन पेपर है ये इसमें 11 क्वेश्चन आपको मिलेंगी टोटल। तो कैंडिडेट्स को 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। उसमें 11 क्वेश्चन में से आप 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे और उनका आंसर देंगे। आपको 5 सेक्शन मिलेंगे। 5 सेक्शन में से जो है एक सेक्शन ही कंपलसरी होता है जो आपको पूरा करना होता है, और बाकी 4 सेक्शन में से आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये जो 100 मार्क्स का जो पेपर है उसमें से 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट होगी। तो जो 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स की जो है इंटरनल असेसमेंट होगी, और 80 में से 5 क्वेश्चन होते हैं। तो जो पर क्वेश्चन है वो 16 मार्क्स का रहेगा। तो जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपके 4 होंगे। 4 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे, और जो एक लास्ट में जो क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है पार्ट। उसमें 1 to 2 नंबर के जो है 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ऐसे करके जो है 6 नंबर हो गए, और 5 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के होते हैं, वो 1 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह से 16 मार्क्स का जो है लास्ट का क्वेश्चन होता है, और वो कंपलसरी होता है। तो ये आपका जो है पेपर का फॉर्मेट था कि कैसा आपको पेपर आएगा और कैसा आपको पेपर जो है अटैम्प्ट करना है। हालांकि जैसे कि हम कोविड में देख ही रहे हैं, इस बार पेपर का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इस बार जैसे कि गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन कुछ ऐसे निकाले हैं कि आपको जो है जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हैं वो आपको मान लिया 11 दे दिए। तो 11 में से आपको आपकी मर्जी है कि आप 5 क्वेश्चन कौन से अटैम्प्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करना हो। तो ये आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स की, आप क्वेश्चन जो है कौन से अटैम्प्ट करना चाहते हैं। तो आपको टोटल 5 ही क्वेश्चन जो है आपको अपने पेपर में करने हैं। तो ये पता नहीं है कि ये गाइडलाइन अब जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए ही हैं या आगे भी यही रहेंगी। पर जो पहले का पैटर्न होता था वो आपको मैंने समझा दिया है कैसे होता था, और इस बार कोविड-19 के कारण जो पैटर्न बनाया है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये जो है आपका पैटर्न आगे रहेगा। तो जैसे भी गाइडलाइन आएंगी एग्ज़ाम के टाइम पे भी आपको फिर एक बार दोबारा से बता दिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन की। तो फर्स्ट सेक्शन में जो है क्या होगा। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं सेक्शन फर्स्ट की, यानी कि यूनिट फर्स्ट में आपको कितना सिलेबस कवर करना है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुग़ल एम्पायर बाबर, कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना जो है बाबर ने की थी। तो क्या क्या एफ़र्ट्स लगे बाबर ने कितनी जो है मशक्क़त की भारत में जो है मुग़ल साम्राज्य को स्थापित करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुग़ल एम्पायर बाबर के बारे में। तो सबसे हमारा पहला पॉइंट ये है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाबर द्वारा भारत में मुग़ल सत्ता की स्थापना कैसे की गई, बाबर का प्रारंभिक जीवन क्या था, उसने कितनी कठिनाइयाँ जो है अपने प्रारंभिक जीवन में सहन की। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी। बाबर ने जो है भारत में विजय क्यों हासिल की, क्यों वो भारत पे राज कर पाया, क्यों वो भारत को जीत पाया। तो ये सारी चीज़ जो है इसमें हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे बाबर के जो प्रारंभिक जो अभियान थे वो कौन कौन से थे। पानीपत का पहला युद्ध,
के बारे में हम पढ़ेंगे। पानीपत के युद्ध के बाद जो है बाबर के सामने क्या समस्याएं आई। हालांकि पानीपत के युद्ध के बाद जो है बाबर ने जो है भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख ली थी, मुगल साम्राज्य को स्थापित कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी समस्याएं जो हैं बाबर के सामने मुँह खड़ी थी। तो बाबर के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई ये जो है हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि राजपूतों ने जो है कैसे बाबर का सामना किया, राजपूत शक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे, और जो है खानवा के युद्ध के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर राजपूत जो है बाबर से हारे, बाबर ने जो है खानवा का युद्ध जीता, और जो है राजपूतों की हार के क्या कारण रहे उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम बाबर के चरित्र का जो है मूल्यांकन करेंगे। फिर हम जो है मुगल सत्ता के अंत और फिर दोबारा से पुनः स्थापना और हम हुमायूं के जीवन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट के बारे में हम इतना डिटेल जो है कवर करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, बाबर और हुमायूं। तो दूसरा पॉइंट ये है इसमें, शेरशाह सूरी एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन। शेरशाह सूरी का प्रारंभिक जीवन कैसा रहा वो हम जानेंगे। शेरशाह सूरी ने जो है कौन कौन से युद्ध जीते वो हम जानेंगे। शेरशाह सूरी का शासन प्रबंधन कैसा था और जो है प्रशासनिक सुधार क्या क्या रहे वो हम इस पॉइंट्स में जानेंगे। और जन कल्याणकारी कार्य जिसे हम जानते भी हैं कि जीटी रोड का निर्माण करता जो है शेरशाह सूरी है, और उसने बहुत सारे प्रजा हितकारी कार्य भी किए। तो इस प्रकार से जो है हम जन कल्याणकारी कार्यों के बारे में भी जानेंगे, उसकी धार्मिक नीति के बारे में भी पढ़ेंगे, और लास्ट में जो है हम चरित्र का मूल्यांकन करेंगे और शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों के बारे में हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि कैसे शेरशाह सूरी के बाद जो है उसके उत्तराधिकारी निर्बल रहे और फिर शेरशाह सूरी ने जो है सूरवंश की जो स्थापना की थी वो सूरवंश का पतन क्यों हो गया, उस पतन के क्या रीजन्स रहे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है अकबर एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, राजपूत पॉलिसी एंड रिलीजियस पॉलिसी। तो अकबर जो है एक महान राजा के रूप में जाना जाता है, आप सभी जानते हैं। तो इसमें हम अकबर के बारे में जानेंगे, उसके जन्म के विषय में, और जो है उसके सिंहासन आरोहण के विषय में जानेंगे। अकबर के सामने शुरुआती जो कठिनाइयाँ थी वो कौन कौन सी थी। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है अकबर ने कैसे जीता। पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगलों की जीत के क्या कारण रहे। बैरम खां के उत्थान और पतन के बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि बैरम खां के कारण ही जो है पानीपत का दूसरा युद्ध जीता गया था। तो उस समय की तथाकथित जो पर्दा शासन था, पर्दा शासन का मतलब है कि कैसे जो है उस समय अकबर के समय में जो है चोली शासन या पर्दा शासन की बात की जा रही है, उसके विषय में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अकबर द्वारा कैसे साम्राज्य का विस्तार किया गया, अकबर की राजपूत नीति, अकबर की धार्मिक नीति, दीन इलाही जो अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसको ना मानने वाले लोगों ने तौहीद इलाही नाम दिया था, तो उसके विषय में हम विस्तार से जानेंगे। इसके बाद जो है टॉपिक है हमारा इस फर्स्ट सेक्शन का जो लास्ट टॉपिक है वो है औरंगजेब रिलेशंस विद राजपूत एंड रिलीजियस पॉलिसी, कि औरंगजेब के राजपूतों के साथ कैसे संबंध थे और धर्म के प्रति उसके क्या विचार रहे हैं, यानी कि उसने धार्मिक नीति क्या अपनाई। ये जो है हम इसके फर्स्ट सेक्शन के लास्ट पॉइंट के रूप में, लास्ट जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। इसमें हम औरंगजेब का प्रारंभिक जीवन, उसका राज्याभिषेक, उसके राजपूतों से संबंध, राजपूत नीति के उसके क्या परिणाम रहे बाद में, फिर उसने धार्मिक नीति क्या अपनाई, फिर उसके कुछ जो है जो भी अध्यादेश उसने बनाए, यानी कि जो भी नियम कायदे कानून उसने बनाए उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो अब बात करते हैं हम जो है सेकंड सेक्शन की। सेकंड सेक्शन में जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है रिलेशंस ऑफ मुगल्स विद द सिख एंड मराठाज। तो कि मुगलों के जो है सिखों के साथ और मराठों के साथ जो है कैसे संबंध रहे, ये टॉपिक है सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। तो इसमें हम मुगल मराठा संबंधों की चर्चा करेंगे, मुगलों के सिखों के साथ कैसे संबंध रहे उनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और उनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जो है सेकंड जो इसका टॉपिक है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल,
कि जो मुग़ल कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, उसमें हम केंद्रीय, प्रांतीय और राजस्व व्यवस्था का जो है ज़िक्र करेंगे। इसमें हम स्टेट अंडर मुग़ल्स पढ़ेंगे कि मुग़ल कालीन जो राज्य थे वो कैसे थे। मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा करेंगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, विलेजर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। मतलब भू राजस्व व्यवस्था के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि जो मुग़लों में अगर भू राजस्व व्यवस्था की हम चर्चा करें तो जो है अकबर का ही हम नाम लेंगे कि अकबर के समय पे ही जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है चेंज हुआ था, या टोडरमल के जो बंदोबस्त थे स्थायी, जो टोडरमल ने जो है बंदोबस्त व्यवस्था भू राजस्व के लिए दी थी, उनके बारे में ही हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इंस्टीट्यूशंस, मनसबदारी आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मुगल्स। जो ये संस्थाएं थी जिसमें हम पढ़ेंगे मनसबदारी और मुग़ल कालीन जो है स्थापत्य कला कैसी थी, और जो मुग़ल कालीन भवन निर्माण कला कैसी थी उसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। सॉरी। तो जो ये हम संस्थाएं पढ़ेंगे जिसमें हम मनसबदारी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम मनसबदारी जो प्रथा थी वो क्या थी, उसका उद्भव कैसे हुआ, मनसब शब्द का मीनिंग क्या है, और जात और सवार क्या थे, मनसबदारों का क्या वेतन होता था, मनसबदार होते कौन थे, मनसबदारी व्यवस्था की क्या गुण रहे, मनसबदारी जो प्रणाली थी उसमें क्या दोष रहे, उसके बाद ये जो प्रणाली थी कैसे ख़त्म हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो टॉपिक है आर्किटेक्चर्स ड्यूरिंग मुगल्स, मतलब मुग़ल कालीन जो स्थापत्य कला थी या भवन निर्माण कला थी वो कैसी थी, मुग़लों ने जो है किन किन भवनों का निर्माण कराया, इसके बारे में हम जो है आगे विस्तार से पढ़ेंगे। लास्ट जो टॉपिक है सेकंड सेक्शन का वो है डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर, मुग़ल साम्राज्य का पतन। तो उत्तर मुग़ल कालीन शासक कौन से रहे, मुग़ल साम्राज्य के पतन के क्या क्या रीजन्स रहे, औरंगजेब के क्या उत्तरदायित्व रहे, औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वो निकम्मे, निठल्ले और निर्बल क्यों साबित हुए, क्यों मुग़ल कालीन जो साम्राज्य था, मुग़ल कालीन जो अवस्था थी वो पतन की ओर अग्रसर कैसे रही, मुग़ल कालीन जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे वो जो है अधिक विलासिता के कारण या जो कमज़ोर प्रशासनिक व्यवस्था के कारण कैसे जो है पतन की ओर जाते रहे। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और फिर मुग़ल साम्राज्य का जो है पतन हम पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन थर्ड की। थर्ड यूनिट में जो है फर्स्ट जो टॉपिक है वो है रिवलरी बिटवीन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश इन इंडिया, भारत में फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनियों के बीच में संघर्ष। तो इसमें इस टॉपिक में हम जो है पढ़ेंगे कि किस तरह से भारत में फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनियों के बीच में संघर्ष चलते रहे व्यापारिक मुद्दों को लेकर के। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे पुर्तगाली शक्ति का कैसे उत्थान हुआ, उसके पतन के बारे में जानेंगे। फिर डच शक्ति के बारे में पढ़ेंगे हम, डच शक्ति के उत्थान और पतन के बारे में जानेंगे। फिर अंग्रेजी शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, उसके उदय और विकास को जानेंगे। फ्रांसीसी शक्ति के बारे में पढ़ेंगे हम और उसके विकास और पतन को हम विस्तार से पढ़ेंगे। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष ये मुख्य टॉपिक है और इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। कर्नाटक के युद्धों के विषय में हम पूरी डिटेल से जानेंगे। तो ये आपका जो है फर्स्ट टॉपिक इसमें कवर हो जाता है। तो इस तरह से भारत में फ्रांसीसियों के और ब्रिटिश कंपनियों के बीच में जो भी संघर्ष रहे उसके विषय में हम विस्तार से जानेंगे। तो इसका टॉपिक जो सेकंड टॉपिक है थर्ड सेक्शन का वो है ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिश, बैटल ऑफ पलासी एंड बक्सर। ब्रिटिश साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण
अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल पे अधिकार, प्लासी का और बक्सर का युद्ध। तो इसमें हम जानेंगे कि बंगाल पर अंग्रेज़ों ने कैसे जो है अधिकार किया, प्लासी के युद्ध के बारे में हम जानेंगे और जो है बक्सर के युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे। बंगाल का जो है द्वैध शासन यानी कि दोहरी शासन प्रणाली जो थी उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। फिर जो इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है सब्सिडरी एलियंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, मीन्स जो सहायक संधि थी और जो है लैब्स की नीति थी। लैब्स की नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने जो है लागू की थी भारत में, और सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है भारत में लागू की थी। तो इनके बारे में जो है हम डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले जो है हम जानेंगे वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, जो 1772 से 1785 तक जो है यहाँ के गवर्नर जनरल रहे। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या क्या सुधार किए। फिर उसके बाद हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानेंगे। फिर जो है हम लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में जानेंगे, जो 1798 से 1805 तक जो है यहाँ के गवर्नर जनरल रहे भारत के। उसके बाद हम सहायक संधि व्यवस्था जो थी उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो है भारत में लागू करवाई गई थी। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय था 1813 से 1823 तक जो है वो भारत में गवर्नर जनरल रहे। उनके विषय में हम जानेंगे। और उसके बाद जो है लॉर्ड डलहौजी को हम पढ़ेंगे। 1848 से 1856 तक का उसका टाइम पीरियड रहा। तो उसमें कैसे जो है उन्होंने लैब्स की नीति, बाटो राजगृह की नीति, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स कहा जाता है, उसके बारे में हम विस्तार से डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के बाद जो है हम लॉर्ड डलहौजी के जो है कुछ सुधारों के बारे में भी पढ़ेंगे कि जो है उसने प्रशासनिक सुधार किए, उसने कुछ सामाजिक सुधार भी किए, जैसे कि 1856 में विधवा विवाह को जो है कानूनी मान्यता उनके प्रयासों से ही दी गई थी। हालांकि भारतीयों के इसमें प्रयास रहे थे, लेकिन फिर भी जो है लॉर्ड डलहौजी के समय पे जो है ये सुधार लागू हुए थे। कुछ सैनिक सुधार भी थे और संचार के साधनों से संबंधित जो है काफ़ी सुधार देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहली जो रेलवे लाइन उसी समय पे शुरुआत की गई थी, मुंबई से थाना के बीच में जो पहली रेल चली थी 1853 में। फिर जो है 1854 में दूसरी रेल लाइन कलकत्ता से रानीगंज के बीच में शुरू की गई। फिर वैसे 1856 तक भारत के कुछ और जो है स्थानों को रेलवे लाइन से जोड़ दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे सुधार भी लॉर्ड डलहौजी के समय पे हुए थे, जिसमें व्यापारिक सुधारों को भी जो है हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। शिक्षा संबंधी भी सुधार हुए थे। 1854 में चार्ल्स वुड जो है वुड डिस्पैच जिसको हम जानते हैं, तो वहाँ पे एक नई शिक्षा योजना वुड ने दी थी, जिसको वुड डिस्पैच का नाम दिया गया था, इनकी वुड का शिक्षा घोषणा पत्र, जिसको हम सुनते हैं, मानते हैं। तो इस तरह से हर क्षेत्र में जो है लॉर्ड डलहौजी के सुधारों को जो है हम नकार नहीं सकते। तो लॉर्ड डलहौजी ने काफ़ी सारे सुधार भी जो है अपने समय में करवाए थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो थर्ड सेक्शन का लास्ट जो टॉपिक है, अपराइजिंग ऑफ 1857 काजीज कॉर्स एंड कंसिक्वेंसेस। 1857 के विद्रोह के जो है कारण, प्रकृति और जो है क्या क्या उसके जो है प्रभाव रहे, उसके विषय में हम इस लास्ट टॉपिक में जानेंगे। थर्ड यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्रांति के अपराइजिंग के क्या क्या जो है कारण रहे थे। जैसे कि लॉर्ड डलहौजी की लैब्स की नीति, तो इसके लिए मुख्य रूप से जो है कारण रही थी गोद निषेध सिद्धांत, जिसको हम कह सकते हैं। अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय, अंग्रेजी शासकों ने जो है साम्राज्यवादी जो नीति थी उसको अपनाया, और मुग़ल सम्राट बहादुर शाह का जो है अपमान, पेंशन और जो उपाधियां थी उनको ख़त्म कर दिया गया था, बेरोजगार जो है सैनिक को बेरोजगार कर दिया गया था। कुछ शासन से जुड़े बहुत सारे अन्य वर्ग थे जिनको काफ़ी धक्का लगा था, और बहुत सारे प्रशासनिक कारण भी रहे थे,
जैसे कि भारतीय शासन जो है इंग्लैंड से संचालित हो रहा था, भारतीयों को उच्च पदों से वंचित किया जा रहा था, न्याय व्यवस्था अच्छी नहीं थी और भारतीयों को प्रशासन तंत्र में जगह नहीं दी जा रही थी और जो है जो अंग्रेज अधिकारी थे भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। बहुत सारे आर्थिक कारण भी रहे, भारतीयों का आर्थिक शोषण किया, हर तरह से अंग्रेज़ों ने भूमि पे दबाव बनाया, भू राजस्व में वृद्धि की। तो इस तरह से विभिन्न जो है आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक और सामाजिक बहुत सारे कारण रहे, जिसके कारण से 1857 का जो है विद्रोह हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्रांति का विस्फोट कहाँ से हुआ, उसके बाद फिर वो जो है उसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, फिर उसकी मुख्य घटनाएं क्या क्या रही, अर्थात किन किन जगहों पे क्रांति भड़की और फिर जो है कैसे किस किस एरिया में जो है वो फैली। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे कि क्रांति का दमन, कि कैसे अंग्रेज़ों ने क्रांति का दमन किया, हर जगह का अलग से उसमें हम ब्यौरा रखेंगे। क्रांति जो 1857 की क्रांति थी वो क्यों असफल रही, उसके हम कारणों को जानेंगे। उसके बाद जो है 1857 की क्रांति के क्या प्रभाव रहे, क्या परिणाम रहे, उसके बारे में हम जानेंगे। और फिर वो क्रांति का स्वरूप कैसा था, क्या वो एक सैनिक विद्रोह था या फिर जो है वो एक जो है केवल लोगों के गुस्से से भरे होने का केवल एक कारण था, या फिर किसी एक वर्ग का विद्रोह था, या फिर वो पूरे भारतवर्ष के लिए क्रांति की लहर थी या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो उसके विषय में, उसके स्वरूप के विषय में हम डिटेल से जानेंगे। इसमें अब हम बात करते हैं, लास्ट सेक्शन है, फोर्थ सेक्शन, जिसमें मैप्स होते हैं, 4 मैप्स होते हैं। तो उसमें पहला जो मैप है, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इन 1526। तो भारत की राजनीतिक दशा 1526 में भारत की राजनीतिक दशा के विषय में हम जानेंगे पहले मैप में। उसके बाद है मुग़ल एम्पायर एट द डेथ ऑफ अकबर, जो अकबर की मृत्यु के समय जो है 1605 में मुग़ल साम्राज्य की क्या दशा रही, वो हम जो है दूसरे मैप में जानेंगे। मुग़ल एम्पायर एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ औरंगजेब। तो तीसरा जो मैप है उसमें हम जानेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु के समय 1707 में मुग़ल साम्राज्य की क्या दशा रही। और जो है फोर्थ जो मैप है उसमें हम जानेंगे 1857 के जो विद्रोह था उसके अपराइजिंग के जो मुख्य केंद्र रहे थे, इनके 1857 की जो क्रांति थी उसके मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, उसके विषय में हम जो है बारीकी से अध्ययन करेंगे और उसको हम मैप में दर्शाएंगे। ये सारी ही चीज़ें हम मैप में भरेंगे और मैप में दर्शाएंगे। स्टूडेंट, इस तरह से हमारा जो है फोर्थ जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। उसमें 4 मैप है वो हम फिल करेंगे मैप्स में, और उसके बाद जो फिफ्थ जो हमारा सेक्शन है उस सेक्शन में हम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं सारे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मतलब ये नहीं है कि आपको ऑप्शनल क्वेश्चन ही होंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होंगे, उसमें एक एक लाइन वाले क्वेश्चन भी होंगे जिसमें आपको आंसर एक शब्द में या एक लाइन में देना होगा। और जो है इस तरह से आपको छोटे क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न जिनको हम कहते हैं वो आपको जो है पढ़ने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, पूरे सिलेबस में से ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है मैंने सिलेबस पूरा आपको डिफ़ाइन कर दिया है, सिलेबस से हमने परिचय कर लिया है क्या क्या हम सिलेबस में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको बुक्स लेनी होगी। आप जो है वैसे लक्ष्मी वाली बुक को मैं प्रेफरेंस देती हूँ, उसमें काफ़ी लेंथी और काफ़ी अच्छा दिया होता है। स्टूडेंट्स की बुक ले सकते हैं, स्टूडेंट वाली बुक में भी जो है सिलेबस ठीक है, अच्छा है। तो जो भी बुक आपको अच्छी लगे वो ले लें आप। और जो है पूरे सिलेबस के लास्ट में जो है इसके क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो फिफ्थ जो सेक्शन है इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो लास्ट में दिए होते हैं, मैप्स भी दिए होते हैं, बट ये सारी चीज़ें हम आपको करवाएंगे धीरे धीरे, जो है डिटेल से हम सब कुछ पढ़ेंगे। पूरा सिलेबस हमने जो है आपको बता दिया है, तो आपने पूरा सिलेबस जाना है। तो इसके बाद से ही हम जो है साथ ही साथ अब हम शुरुआत कर देते हैं। जो अगला जो लेक्चर होगा इसमें जो है फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुग़ल एम्पायर, बाबर के बारे में जो है हम जानेंगे, उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में, उसके चरित्र के बारे में और उसकी प्रारंभिक उपलब्धियों के बारे में, या फिर उसने प्रारंभ में क्या क्या कठिनाइयाँ जो है अपने जीवन में जो है
क्या क्या कठिनाइयाँ झेली उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस तरह से बेस्ट ऑफ लक आपको आगे के लेक्चर्स के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू।